दुनिया भर में वो दुनिया भर को मार रहे हैं। अपनी जान हथेली पर ये रखकर चलने वाले हैं। मुट्ठी भर बस वीर बचे हैं, बाकी बाबर के साले हैं। आज उन्हें जानेगी दुनिया जो सीना खोल के लड़ते हैं। गद्दारों की गर्दन को ये लगभग रोज पकड़ते हैं। अभी साथ आ जाओ सब, तो बाकी सब भी जानेंगे। लिख कर ले सारे दुश्मन, मौत के भय से भागेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज के बिंदास बोल में हम लव जिहाद के योद्धाओं को आपके सामने लाने की प्रक्रिया को शुरू करें। हमने पहले आपके सामने लव जिहाद के पीड़िताओं को दिखाया, पूरी समस्याओं को बताया, देश भर में प्रदर्शन हुआ। आपके सामने व्यथा बताने वाली लव जिहाद के पीड़िताओं ने सब बातें बताई। आज हमने आपको इस सामने तय किया था, घोषित किया था, आज के 90वें एपिसोड में हम आपके सामने आज से प्रतिदिन ऐसे लोगों को लेकर आते रहेंगे जो पीड़िताओं की मदद करते हैं, जमीन पर काम करते हैं। प्रत्यक्ष उनका क्या अनुभव है यह भी दिखाएंगे, जिससे कि आपको पता चले कि जमीन पर काम करना कितना मुश्किल है और सरकारी आंकड़े और मीडिया के आंकड़ों में और जमीन पर हो रही घटना के आंकड़ों में कितना फर्क है। और इसलिए आज हम आपके सामने जिनको लाए हैं उनका भी परिचय कराएंगे, लेकिन पहले यह मुद्दा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लव जिहादियों को फांसी दिलाने की हमारी मुहिम जारी है। हम इस महामुहिम की सीरीज में उन सभी देशभक्तों को शामिल कर रहे हैं जो अपनी कर्तव्य निष्ठा से हर दिन लव जिहादियों से लड़ रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ लव जिहादियों से लड़ने वाले ऐसे योद्धा शामिल हो रहे हैं जिन्हें देखते ही लव जिहादियों की रूह कांप जाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से सहारनपुर के रहने वाले लव जिहादियों से लड़ने वाले योद्धा शेर हिंदुस्तान विजयकांत चौहान। विजयकांत चौहान देश भर में जूनियर भगत सिंह के नाम से चर्चित है। विजयकांत दो भाई हैं। दोनों भाई देश और धर्म के लिए बाल्यकाल से समर्पित हैं। दोनों ने शादी नहीं की। ये दोनों भाई आजीवन राष्ट्र सेवा की शपथ ले चुके हैं। जब भी होगा जुल्म भारत माता पर, तो कसम हिंदुस्तान की, हम भारतीय सेना अपना लहू बहाने निकलेंगे। इनके पिताजी 2005 में स्वर्गवासी हो गए थे। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने के बावजूद भी ये अपने पद से कभी डिगे नहीं। इनका अपना कुछ भी नहीं है। आज भी ये गौशाला में रहते हैं, वहीं सोते हैं। हर मिनट हर घड़ी देश, धर्म और लव जिहाद के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं। देशभक्ति का बिगुल स्कूल, कॉलेज, चौक चौराहों पर अपनी बाइक द्वारा प्रचार करते हैं। बाइक पर हर समय भगत सिंह की प्रतिमा लगी रहती है, साथ ही राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराता रहता है। इनकी राष्ट्रभक्ति कुछ इस कदर अपनी अमिट छटा बिखेरती है कि देशभक्ति गीत सुन राह चलते लोग भी झूमने, नाचने, गाने लगते हैं। पूरी दुनिया इन्हें प्यार से पागल क्रांतिकारी गुंडा, गौरक्षक, धर्मरक्षक, न जाने किन किन उपनामों से पुकारती है। 42 साल के विजयकांत चौहान पिछले 35 सालों से लव जिहादियों से लड़ रहे हैं। पूरा देश इनके राष्ट्रभक्ति का मुरीद है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, स्वामी अवधेशानंद जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। इनके अलावा राजस्थान, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, देहरादून, अहमदाबाद आदि कई स्थानों पर राष्ट्रभक्त सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। युवाओं में देशभक्ति को जागृत करने और हिंदू लड़कियों को लव जिहादियों से बचाने के लिए जूनियर भगत सिंह स्कूल, कॉलेज में अपना जागरूकता संबोधन करते रहे हैं। विजयकांत चौहान जी केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यूज जर्नलिस्ट पेरिस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, अमेरिका, चाइना, भूटान, इटली, नीदरलैंड आदि के 4 दर्जन से भी ज्यादा न्यूज अखबार, टीवी और वेबसाइट ने इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई।
लव जिहाद पर विजयकांत जी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की जा चुकी है। वहीं बॉलीवुड हीरोइन काल्की कोचलिन भी इनका इंटरव्यू कर चुकी हैं और कई सारे इंटरव्यू इनके हर महीने होते रहते हैं। बात चाहे लव जिहाद की हो या राष्ट्रवाद की, इनका कदम हमेशा से आगे रहा है। एक बार खुद ही लाल चौक पर कश्मीर में कड़ाके की ठंड में बाइक पर राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर ये निकल पड़े थे। इनका संकल्प था कि तिरंगा लहराकर आऊंगा और लाल चौक के गद्दार विधायक शब्बीर शाह की धुनाई करके आऊंगा, वरना मुर्दा वापस आऊंगा। और हुआ भी वही। दोनों कार्य सेना के सहयोग से पूरे किए। शब्बीर शाह की पिटाई पूरी दुनिया ने लाइव देखी और लाल चौक पर तिरंगा भी लहराया। हिंदुस्तान की हम भारतीय सेना ये अब तक 5000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों की जान लव जिहादियों से बचा चुके हैं। देश भर में संघर्ष के दौरान कोर्ट कचहरी से लेकर पुलिस थाना और जिहादियों के फायरिंग का सामना करते हुए इनका ये युद्ध अब भी जारी है। लगभग 200 से ज्यादा हिंदू से मुस्लिम बनी लड़कियों को संघर्ष द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट, नैनीताल, उत्तराखंड हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, मुंबई, हैदराबाद, बिहार, पंजाब से कानूनी लड़ाई लड़कर घर वापसी इन्होंने कराई है। साथ ही इन लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी भी सम्मान पूर्वक कराई। इनमें कुछ मामले ऐसे भी थे जहां इनके ऊपर गोलियां तक चलाई गई। ये एक बड़े गौ भक्त भी हैं। अब तक लगभग 6000 से भी ज्यादा मृत गोवंश का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार ये निःशुल्क कर चुके हैं। इस कार्य के लिए इनकी संस्था भगत सिंह एक चिंगारी मिशन वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा चुकी है। जी अब तक 10,000 से भी ज्यादा जिंदा गोवंश बीते 25 सालों के संघर्ष में आमने सामने की फायरिंग में गौ तस्करों से छुड़वाकर गौशाला और पुलिस के हवाले कर चुके हैं। अब तक 10 बार जेल जा चुके हैं और 100 से ज्यादा बार गिरफ्तार हो चुके हैं। 200 से ज्यादा फर्जी मुकदमे भी इनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं, मगर ये हर बार बरी हुए। कुछ थानों में ही खत्म हो गए, कुछ कोर्ट में खत्म हो चुके हैं। अब तक 15 बार गोली लग चुकी है और 100 से ज्यादा बार हमले हुए हैं इन पर। हजारों बार जान से मारने की धमकियां देश विदेशों से मिल चुकी हैं। जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इनका पूरा जीवन देश और धर्म के नाम पर समर्पित है। हर महीने एक शाम माता के नाम, एक शाम भगत सिंह के नाम, मां तुझे प्रणाम, एक शाम क्रांतिवीर के नाम सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रमों के द्वारा युवाओं में देशभक्ति, हिंदुत्व और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लव जिहादियों को फांसी दिलाने की इस मुहिम में लव जिहादियों के खिलाफ लड़ने वाले इस योद्धा का सुदर्शन न्यूज स्वागत करता है। तो आपके सामने हम विजयकांत, जिनको मैं हमेशा भगत सिंह ही कहता हूं, भगत सिंह आपके सामने हैं और ऐसे लोगों को आपके सामने हम निरंतर लेकर आते रहेंगे जो जमीन पर काम करते, जो काम सरकारें नहीं कर सकती, जो मोटी कमाई लेने वाले अधिकारी नहीं कर सकते, जिनको गाड़ी बंगला न जाने सरकार क्या क्या सुविधा देती है, लेकिन वो उल्टा हमारे बहनों को भगाने में मदद करते या फिर ऐसी समस्या के तो नजरअंदाज करते। और इसलिए हमने तय किया, अगर आप भी ऐसे किसी योद्धा को जानते हैं जो राष्ट्र धर्म के लिए काम करता है, जो लव जिहाद को रोकने के लिए काम करता है, तो हमको बताइए आज लव जिहाद को कैसे रोका जाए। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ 3 अतिथि जुड़े हैं। मैं उनके पास भी चलूंगा, आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे साथ भगत सिंह है। भगत सिंह, आपका स्वागत है आज के इस बिंदास बोल में। वंदे मातरम। साथ में पूनम सिंह पुंडीर है जो कि अधिवक्ता है और आपकी टीम की कानूनी सलाहकार है और साथ में कई लड़कियों को बचाने के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर काम किया है। एक पीड़िता भी हमारे साथ जुड़ी रहेगी, हम उनके पास भी जाएंगे। आप भी बड़ी संख्या में फोन करके अपनी बात पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों को उत्तर भी हम देंगे, क्योंकि 9 में से काफी एपिसोड में हम दर्शकों को ज्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन आज प्रयास करेंगे। आज 9वां एपिसोड लेकर बिंदास बोल आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं भगत सिंह के पास। और भगत सिंह, आप बताइए, आखिर आप जिस सहारनपुर से है वहां महीने में, हफ्ते में, साल में क्या संख्या होती है लव जिहादियों की, लड़कियों की जो लव जिहाद की शिकार होती है?
हर महीने सैकड़ों की संख्या में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण लव जिहाद के जरिए होता है। और ये केवल सहारनपुर में इसी महीने के 50 प्रत्यक्ष मैटर, इनमें मैं खुद उनके साथ मिल चुका हूं, उनसे बात कर चुका हूं। जबरदस्ती रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे तहरीर ली कि आप तहरीर देंगे तो ही तो आगे किसी लड़की को इंसाफ मिलेगा। हमारा देश का कानून इतना अंधा हो चुका है, अपने ही देश की बेटियों के अपहरण का लाइसेंस इन गुंडों और जिहादियों को दे रहा है। बहन बेटियों के माँ बाप ये सोचते हैं एक बेटी चलेगी कोई बात नहीं, लेकिन कानून अंधा। अगर हमने प्रयास किया उसके खिलाफ तहरीर दी तो हमारी दूसरी बेटी को भी मारेंगे, उसके बेटे को मार देंगे। इस डर के मारे में थाने में वो तहरीर भी नहीं देते, क्योंकि थाने का जो सिस्टम है वो इतना सड़ा हुआ है, इतना गंदा है। उल्टा पीड़िता के माँ बाप को इतनी नेगेटिव एक्टिविटी के साथ, नेगेटिव बातों के साथ उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। डर के मारे वो अपनी तहरीर भी थाने में देने नहीं जा पाते। ये बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात है। तो सहारनपुर केवल एक जिला उत्तर प्रदेश का, उसी में ये जिले का आंकड़ा है ना पूर्ण? जी जी, एक जिले में 50 लोग हो जिनको आप खुद मिले हैं, तो सोचिए जो लोग कंप्लेंट नहीं देते हो, जो लोग आप तक पहुंच नहीं सकते हो, तो उनका आंकड़ा एक जिले में क्या होगा? जी, ये मेरे को भी जानकारी इसलिए मिलती है। मैं हर हफ्ते मैं कम से कम 3 या 4 कोचिंग सेंटर में जाता हूं। उन लड़कियों को ये कार्ड लव जिहाद को रोकने में हमारी बहुत मदद करता है। इसके फ्रंट के बैक साइड में हमने पूरी जानकारी दी है, इस बात बता देता हूं। अगर आप चाहते हैं आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें और आप स्वाभिमान से सर उठा के जी सके, तो इन हमारे स्कूल कॉलेज में लड़कियों को जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं, और हमारे फ्रिज मैकेनिक है, टीवी मैकेनिक है, बहुत सारे लोग जो अपना नाम बदलकर हमारी बहन बेटियों से मिलते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं। गुमराह करने के बाद उन्हें भगा के ले जाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनके किसी कोल्ड ड्रिंक में या किसी खाने के सामान में उनको असली सामान मिला दिया, उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं ले जाते हैं, फिर उनकी पूरी जिंदगी ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करने के बाद उन्हें यहाँ से केरल के रास्ते से, मदरसों के माध्यम से विदेशों में बेच देते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। अंदर मैंने पूरे पुलिस थानों के नंबर दिए हैं। 70 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी आपको बहन बेटी को कोई दिक्कत आती है तो आप इन नंबरों पर तुरंत हेल्प ले सकते हैं, और अन्यथा हम पे फोन करके आप हेल्प ले सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आधी रात को भी 24 घंटे हर समय हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े हों, तैयार हों। और किसी भी बहन बेटी को परेशानी वो हमेशा हमें मैसेज करती है, हमें पूरा सहयोग करती है। और जो भी लड़की का फोन हमें आता है, हमारी कोशिश आती है हम तन मन धन और गन से भी उनकी पूरी मदद करते हैं, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट तक हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे लोकल किसी भी अधिकारी से भिड़ना पड़े, हर स्तर पर हम अपनी बहन बेटियों की मदद करते हैं। बिल्कुल। अरे आप भी मदद कर सकते हैं, इस मुहिम को ताकत दे सकते, शक्ति दे सकते, सामर्थ्य दे सकते, हिंदुस्तान की आवाज इसके साथ खड़ी कर सकते। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर मिस कॉल करिए 9209204204 और आपका फोन जाएगा, कट होगा, आपका मिस कॉल हम तक पहुंच जाएगा। हम सरकार को कहेंगे कि देखिए हमारे साथ इतने करोड़ नंबर आए हैं, इस देश में सख्त कानून की आवश्यकता है। आज मैं आपके सामने शो कर रहा हूं तो 4 राज्यों ने अपनी बात रखी है। मैंने आपको पहले 3 राज्यों के बाद नाम बताए थे, अब कर्नाटक ने भी कहा है कि हम अपने राज्य में लव जिहाद का कानून लाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ी है, उनके पास चलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं पूनम जी कि आप क्या करती है और आपका क्या अनुभव इसका है? मुद्दा तो है लव जिहाद से संबंधित समस्याओं, आज ये भारत में नहीं इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, लेकिन अब जो है वो है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे देखिए समाजी स्तर के द्वारा से, जैसे विजयकांत चौहान जूनियर, भगत सिंह जी कर रहे हैं, इनका बहुत सराहनीय प्रयास है। दूसरा धार्मिक प्रयास से द्वारा किया जा सकता है, कानूनी प्रयास से। उपाय पे हम बाद में जाएंगे, पहले आप ये बताइए कि आपको कोर्ट में क्या परेशानी आती, क्योंकि आप लीगल मदद करना चाहती है जिस लड़की को, वो लड़की ही मदद नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो पागलपन होता है शुरू में उसके दिमाग में, क्या होता है? देखिए इसमें मैं इस आती हूँ, हालांकि ये बात सुनकर मेरे सभी अधिवक्ता भाइयों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखिए अधिवक्ता की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब कोई भी लड़की और लव करती है, लव के बाद जिहाद तो बाद में होता, पहले मैरिज होती है धर्म के अनुसार या कानूनी प्रक्रिया के अनुसार। और जब कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मैरिज होती है और धर्म चेड होना चाहिए और बार बार इनका ऑडिट होना चाहिए, जिससे कि सही निकाहनामा हो और उसमें जो 2 जोड़े निकाह करते हैं तो किसी पे दबाव ना हो। और दूसरा ये कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जब ये होता है तो अधिवक्ता के पास जाते हैं। मैं सब अधिवक्ताओं से भी अनुरोध करूंगी, उनकी भी कहीं बहन बेटियां होंगी, वो इनकम के किसी स्वार्थवश ये देखें कि जिसकी वो शादी कराना चाह रहे हैं कहीं उनके अंदर लव के पीछे जिहाद तो नहीं है, तो पुलिस को सूचना दे सकते हैं, उनके पेरेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मोरल ड्यूटी है।
और उसके पश्चात जब हम लोग ये लव जिहाद से संबंधित कोई भी लड़का लड़की ये है कि वहाँ कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया में जाता है तो एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है मैरिज का, और फिर परिवार के अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस डाल के हाई कोर्ट्स वगैरह में पुलिस प्रोटेक्शन लिया जाता है। पुलिस प्रोटेक्शन के अनुसार ये नहीं चाहती हूँ कि हाई कोर्ट के जज या कोई भी जो फर्स्ट डे इसमें कोई भी प्रोटेक्शन ना दे, और जो लड़की अदर धर्म में विवाह कर रही है, हालांकि बालंग भी हो, तो आपके सामने ये चीजें हो, और यदि जज साहब उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ बयान देना या कोई बयान देने के अकॉर्डिंग कोई कार्रवाई करने को कहें, तो वहाँ हमारे कानून में एक थोड़ी सी कमी है कि जब बयान देने लड़की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कहीं भी आती है तो वहाँ जज साहब बयान देते हैं, और बयान देने के बाद में उसे एक दिन के लिए कैसे नारी निकेतन भेज दिया जाता है। उस नारी निकेतन का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लड़का परमानेंट उससे मिलता रहता है, और वो जो दबाव है वो हट नहीं पाता। मैं चाहती हूँ हम माँ बाप नहीं मिल पाते, तो मैं चाहती हूँ जो लड़की लव मैरिज करती है और अदर धर्म में करती है तो उसमें ये हो कि उसके पेरेंट, लड़के के पेरेंट्स ना मिले और लड़की के पेरेंट्स मिले, और कम से कम 6 महीने तक नारी निकेतन में किया जाए, चाहे सुविधा शुल्क हो उसका खाने पीने का लड़की से ले लिया। तो जो उन पे दबाव और ये अफवाह होते हैं, जो भी अफवाहें होती हैं, जो चीजें कि ऊपर का नीचे का भूत प्रेत, ये सब चीज खत्म हो जाए, लड़की अपने मेन नेचुरल उसमें आ जाएगी और लव जिहाद नहीं होगा। और दूसरी बात यदि लड़की 6 मंथ या जो भी कोर्ट का टाइम रखे नारी निकेतन के बाद में होता फिर भी करना चाहती है, तो कभी कभी लड़की इतनी माइंड हो जाती है कि लड़के को भूल नहीं पाती, जो जिहाद करने वाला उसके साथ धोखा देने वाला। तो ऐसी लड़की को जो दूसरे अदर धर्म के लड़के से विवाह करती है, माँ बाप के कहने से भी नहीं मान रही है, समाज के, तो उसको जो पैतृक अधिकार प्रॉपर्टी में वाला वो खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसका मैं कारण बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में जो लड़कियों को संपत्ति में राइट दिया है उसके 2 लॉस हैं। लेकिन जैसे वो मुसलमान बन जाती है उसके वहां तो सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम बनने के बाद उसको पति के प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है। ऐसी चीजें होती हैं जो माँ बाप को डरा के धमका के, तो ये लैंड जिहाद बन जाएगा बाद में धीरे धीरे, वो उसके यहाँ वो बनी रहा है। खैर हम उधर उस पर हम उपाय में थोड़ी देर बाद जाएंगे। पहले मैं थोड़ा आपके द्वारा जमीन पर आप लोग काम कर रहे हैं तो समस्या समझाना चाहता हूं। भगत सिंह के पास चलते। भगत सिंह, कैसे फंसाया जाता है? आप मॉडल बताइए जो आपके यहां पर है। मैंने हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों की बहनों को अब तक चैनल पर लाया, कोई राज्य अभी तक नहीं बचा है जहां की किसी पीड़िता को हमने नहीं दिखाया। लेकिन मैं सहारनपुर में आप कैसे काम करते हैं, मतलब कैसे फंसाया जाता है, ये पहले समझना चाहता हूं, फिर आप कैसे रोकते हैं उसके बाद समझूंगा, और उसके बाद कानूनी लड़ाई, समाज वगैरह उन्होंने क्या करना है उधर हम जाएंगे। कैसे फंसाया जाता है? जी, मैं अपने सामने लगभग हजारों घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह हूं, जिसमें मुस्लिम लड़के वैसे तो कहते हैं कि उनके धर्म के अंदर किसी मंदिर में जाना हराम है, भगवान का भजन करना हराम है, वो अपने लव जिहाद के एजेंडे को पूरा करने के लिए हमारे मंदिरों तक में प्रवेश करते हैं, वहाँ भजन कीर्तन करते हैं, अपना नाम बदलकर हमारे पंडितों के पास बैठ के नौटंकी करते हैं, और हम इतने पागल हो चुके हैं उन्हें पहचान ही नहीं पाते। तो हमने अपनी बहन बेटियों को कोचिंग सेंटर में जाके, साइबर कैफे में जाके बताया कि आपने मुस्लिम लड़की की पहचान कैसे करनी है। 1 मिनट में पता लग जाता है कि लड़का जिहादी है, मुस्लिम है, लव जिहादी क्या है। कैसे? आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने कहा कि आपका नाम सुरेश चौहान क्या है। आपने कहा कि उसका आपके फादर का नाम क्या है, उसने कहा विजयकांत चौहान है। आपने कहा कि आपके भैया का नाम क्या है, आपकी मासी का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपके साथ पर मंदिर कौन है। इतनी देर में लड़का डगमगा जाता है, उसके चेहरे के जो हाव बदल जाते हैं। 1 मिनट में पता लग जाता है कि लड़का मुस्लिम है और हिंदू विरोधी है, और हम लोगों को योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के माध्यम से गुमराह करके लव जिहाद का शिकार बनाने आया। इस तरह से मैंने कई हजारों लाखों लड़कियों का जीवन बर्बाद होने से बचाया है। अपनी आंखों के सामने बहुत सारे सैलून, यहाँ पे मैंने सैलून के खिलाफ हंगामा किया, वहाँ बहुत सारे सैलून के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, और जितने वहाँ मेहंदी लगाने वाले हैं, जितने वहाँ पे ये करवा चौथ पे कार्यक्रम होते हैं, और जितने वहाँ पे कोचिंग सेंटर हैं, सबके बाहर मैंने पम्पलेट लगाए, उनके वहाँ जाके मैंने बच्चों की क्लास ली, और हर कोचिंग के अंदर मुश्किल से हमें एक आधा लड़का कहीं ना कहीं मिल गया जो वहाँ पर, मान लिया आपके यहाँ फीस 400 रुपये थी, वो वहाँ पे फीस डबल दे के उस कोचिंग सेंटर में पढ़ने आ रहा है, अपने घर से 10 किलोमीटर दूर आ रहा है पढ़ने। किस लिए? कि वहाँ हिंदू लड़कियां रहती हैं, वो बिल्कुल आराम से उनके जाल में फंस जाती हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से गुमराह करके माथे पे टिक्का लगाया, गले में हिंदू लोकेट बना, हाथ में कलावा पहना, नाम अपना उठा के रखा, और कोई भी उसके जो मन की जो योजनागत बातें हैं सारी, उसको पहले कहीं ना कहीं पता लगा लेता है। जैसे उसे खाने में क्या पसंद है, उसको कपड़ा कौन सा पसंद है, उसकी कौन सी चीज फेमस है उसके लिए, उन्हीं चीजों को उनके सामने पेश करके उसका दिल जीतने का प्रयास करता है, और लव जिहाद के माध्यम से फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करके एक योजनाबद्ध अंतरराष्ट्रीय अभियान चल रहा है। और ये पूरी दुनिया की समस्या है इस समय, खाली भारत इससे पीड़ित नहीं है। मेरे पास 50 से ज्यादा देशों के अंग्रेज जर्नलिस्ट आ चुके हैं जो लव जिहाद की समस्या से पीड़ित है। जैसे भारत में ये हिंदुओं को शिकार बना रहे हैं, ऐसे विदेशों में जो हमारे ईसाई हैं या NRI हिंदू हैं, उनको भी शिकार बना रहे हैं। उनका एक ही बेटा है,
एक ही बेटी है, अगर बेटा है तो बेटी पीछे लगा दी, बेटा है तो बेटी है तो बेटा पीछे लगा दिया। उनकी करोड़ों की संपत्ति है, लड़की को बेला बुला के धर्म बर्तन करा दिया, उसके बाद जो करोड़ों की संपत्ति माँ बाप की क्या करेंगे, मजबूर या आत्महत्या करते हैं, या वही संपत्ति फिर उनके नाम कर देते हैं, या उनसे वो छीन लेते हैं। फिर उस पैसे से वो वहां से हथियार खरीदते हैं, हथियारों के माध्यम से फ्रांस में अभी अटैक किया, अभी वियना में अटैक किया, उन्हीं लड़कियों के पैसे के माध्यम हथियार खरीद के वहां पे अटैक करते। कोई बाहर के देश से वहां पे उन पे हथियार आ नहीं सकते, ना पैसा आता है। तो लोकल लड़कियों यानी हमारी बेटी, हमारे पैसे, हमारी जमीन, हमारे ही हथियार से हमें मारने का युद्ध स्तर पर यह अभियान चल रहा है। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या है, भारत के अंदर ये युद्ध स्तर पर चल रही है। इससे दो नुकसान है भारत को। एक तो पहले जब हिंदू लड़की एक मुस्लिम बनती है, उससे 11 बच्चे पैदा करते हैं, हमारे बच्चे 11 दुश्मन हमें मारने के लिए हमारी बेटियों से पैदा करके हम पर छोड़े जा रहे हैं। इसलिए उन्हें परवाह नहीं है कि अगर 2-4 बच्चे उनके आतंकवादी बन के मर भी जाते हैं, वो हिंदू ही कहलाते हैं, उनकी नजर में वो काफिर हैं। हिंदुओं के बच्चे उठाकर उन्हें बम बांध दिया, उन्हें हमारे मंदिरों में फोड़ दिया, हमारे किसी ऐसे कार्यक्रम में फोड़ दिया, उनका काम पूरा होता है। तो ये जो जिहाद है अंतरराष्ट्रीय समस्या, पूरे विश्व को इस पे एकजुट हो गए। जिहादियों जो संरक्षण दाता है, जो उनको पनाह देने वाले लोग हैं, जो उनको फंडिंग करने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित करके टारगेट करें, शूट करें और उनको इस धरती से गायब कर दे, तब जाके ये सारी समस्या हल होगी। तो सरकार ने इसको करना चाहिए और इसके लिए सख्त कानून लाना चाहिए। जो बात आपने कही, इसको मीडिया तो विरोध करता होगा, खास करके सेक्युलर मीडिया जी बहुत विरोध करता है। बहुत सारे लोग मेरे पीछे रहते हैं, कई बार मेरे पे जानलेवा हमले कर चुके हैं। तो आपका आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, मैं नेचुरल रास्ते से, भगवान की कृपा से बिल्कुल सच्चाई की राह पे चलता काम करता हूँ। 100 से ज्यादा बार मुझ पे हमले हो चुके हैं, 150 से ज्यादा मुकदमे इन्होंने लगा दिए उनके जो मुस्लिम वकील है वहां पे। इसके अलावा जो गो हत्यारे है, कई बार गोलियां चला चुके हैं, मेरी गाड़ियों को टक्कर मारी, साइड मारी, कई बार गाड़ियां पलट गई हैं। तो भगवान के आशीर्वाद से जिंदा खड़ा हूं। धर्मो रक्षति रक्षे जो हमारा मंत्र है, इसको मैं हमेशा फॉलो करता हूं। आज तक खरोच भी नहीं आई और ये हमेशा संघर्ष जारी रहेगा। मैं फिर पुनः आपके चैनल को बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत ईश्वर की आपके ऊपर कृपा की आप भी अब तक सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। और हजारों लाखों माताओं बहनों की आपके ऊपर आशीर्वाद, आपको दुआएं हैं। और मैं भगवान से खुद प्रार्थना करता हूं मेरी भी उम्र आपको लगे, जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल, हम सबको जीवित रहना, हम सबको जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि लड़ाई तभी सफल होगी जब हम उसको विजय श्री तक पहुंचाएंगे। हालांकि जान देने के लिए सदैव तैयार है, लेकिन जान बचा कर लड़ना इसलिए है क्योंकि विजय श्री तक अगर हम योद्धा ही खत्म हो गए तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा। इस देश में शरण जाने वालों की कहां कमी है, और इसलिए यह लड़ाई चलना ज्यादा जरूरी है। छोटी जानकारी देना चाहूंगा। हाँ, देश भर के लगभग 99% मदरसे और मस्जिदें इस लव जिहाद को बढ़ावा देने में इन्वॉल्व। मैं खुद हैदराबाद, केरल, मुंबई, कर्नाटक, दिल्ली और नैनीताल के मदरसों के अंदर से अपनी हिंदू लड़कियां निकाल के लाऊं। इनके वीडियो नहीं बनाए मैंने, मैं उनका मुल्ला बन के और नमाज पढ़ के उन लड़कियों को निकाल के लाऊं। ये इतनी युद्ध सर्वे मतलब इनकी प्लानिंग जाती है, तन मन धन से पूरा सहयोग करते हैं। इनके लिए वकील फ्री है, इनका खाना फ्री है, इनके लिए किराया भाड़ा फ्री, इनके लिए पैसे, हर चीज लव जिहादी को मदरसों की तरफ से फ्री दी जाती है। और इसकी सरकार को जांच करनी चाहिए, जहां जहां हिंदू लड़कियां गायब हो रही हैं और जो मर चुकी हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। इनको क्यों मारा गया, जितनी लड़कियों ने अब तक धर्म परिवर्तन किया है उनकी पूरी लिस्ट भारत सरकार को जारी करनी चाहिए। जो लव जिहाद के शिकार हो गए या धर्म परिवर्तन करके हैं, अब इस वक्त कहां है उनका कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल, ये अता पता नहीं है और उसी का परिणाम है कि आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं। भगत सिंह, मुझे लगता है करीब हम 2008-9 में पहली बार मिले थे आप, और मैं जब गया था तो भगत सिंह के शहर में ही हमारा सुदर्शन का कार्यक्रम था। तो मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर युवा आया है, पीछे भगत सिंह बैठे हैं, तो मैंने भी भगत सिंह के ही गाड़ी पर बैठकर इंटरव्यू किया था। और तब से उपने माप नहीं दिया था। ओपनिंग क्या, आप तो काम कर रहे हैं, तो हमारा काम ही है देश में अच्छा काम करने वाले हर व्यक्ति के साथ सुदर्शन खड़ा है और हर गद्दार के खिलाफ खड़ा है। और इसलिए यह काम अनंत रूप में चलना चाहिए। आप भी अगर किसी ऐसे योद्धा को जानते हैं जो राष्ट्र धर्म के लिए काम करता है तो हमको बताइए, हम उनको सुदर्शन पर लेकर आएंगे, उनकी जीवनी बताएंगे, बाकी लोगों को प्रेरणा देंगे। भगत सिंह, आप अपने यहां पर जब काम करते हैं तो सामान्यतः यह देखा गया है कि माँ बाप जो होते हैं वो जल्दी सामने नहीं आते, तो फिर आप उनको कैसे लाते हैं? जी, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि माँ बाप को मैं सामने लेके आऊँ। काफ़ी मामलों में मुझे प्रयास में सफलता मिली है, लेकिन एक साइकोलॉजी डर हमारे लोगों ने इतना बैठा दिया है। हम लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं, अपनी जान हथेली भी लेके। मेरा घर का बर्तन भांडा सब कुछ बिक चुका है, इतने मुकदमे थोप दिए मेरे पास। आज की डेट में मेरे ऊपर इतने लंबे संघर्ष करने के बाद लगभग 28-29 लाख का कर्जा है। मैं 25,000 महीना गौशाला की और धर्म रक्षा करते हुए ब्याज भरता हूँ, वो भी पता नहीं कैसे कैसे भीख मांगता हूँ, हर रोज लोगों से फाइनेंस करके काम करता हूँ। और एक तरफ मुस्लिम जिहादी जो हमारी बहन बेटी को सरेआम उठा के ले जाता है, उनको मुसलमान लोग पूरा सिर पे बैठाते हैं, पगड़ियां बनाते हैं, मान सम्मान देते हैं और पूरा हीरो बनाते हैं। और एक तरफ ये ऐतिहासिक देशभक्त गुंडा विजयकांत चौहान जो चर्चित है, पूरे अपने हिंदू लोग उसे गुंडा कह के संबोधित करते हैं और हमें इनाम में
बददुआएं, गालियां, गोलियां, मुकदमे और जेल मिलती हैं, और अपना ही समाज वो तिरस्कार की दृष्टि देखता है कि हमारे बच्चे विजयकांत का साथ रह के कोई जूनियर भगत सिंह ना बन जाए, कोई मंगल पांडे ना बन जाए, कोई सुभाष चंद्र बोस ना बन जाए। हर आदमी, हमारा हिंदू ये सोचने लगा कि मेरे घर भगत सिंह पैदा ना हो, मेरे पड़ोस में घर में भगत सिंह पैदा हो। आप तो पड़ोस में भी नहीं कहते, क्योंकि पड़ोस में हो गए तो उसके जेड प्लस सिक्योरिटी होगी, तो उसकी मेरा मानना यह है कि हर चौराहे पे आज की डेट में भगत सिंह मौजूद है, हर गली में भगत सिंह मौजूद है, लेकिन संरक्षण और समर्थन ना मिलने की वजह से उनका मनोबल टूटता। मैं पागल इंसान हूं, बचपन से मैंने अपने माँ बाप से अपने पूर्वज क्रांतिकारी कहानी सुनी है। पाकिस्तान से जब हम उजड़ के आए थे, मेरे नाना ने, नानी ने बताया था कि हम लाशों को ढेर में लेट कर अपने ब्लड को अपनी गर्दन में लगा के बच के निकले थे। कैसे उन्होंने अपनी बहन बेटी को गले रोन दिए, उनको कुएं में डाल दिया, जहर देके मार दिया। वो सारा मंजर हमेशा मेरी आंखों में रहता है, मेरे बाल खड़े हो गए। देख लियो, मैंने सैकड़ों लड़कियों को रोते हुए, उनकी रोती बिलखती जिंदगी को तड़पते, उनकी माता पिता के आंसू छलकते हुए देखे घर से बाहर निकलते हुए डरते हैं। इसी हफ्ते की घटना है, हमारे यहाँ एक हसन सैलून है गिल कॉलोनी के अंदर, सरेआम दिन जाके मतलब बीएड फाइनल लड़की को भगा के ले गया। उसके माँ बाप ने तहरीर तक नहीं थाने में। मैंने रात के 12 बजे उनके माँ बाप के पैर पकड़े कि आप तहरीर दीजिए। जबरदस्ती तहरीर ली, उस लड़के को अरेस्ट कराया, लड़की को नारेगांव, लड़की को जेल भिजवाया। उस मुसलमान लड़के के पीछे पूरा शहर मुस्लिम लॉबी खड़ी होगी, पूरा तन पूरे वकील खड़े कर दिए। और लड़की बालिग थी, क्योंकि वो ब्लैकमेल की शिकार थी, कई उसके वीडियो फोटो उसने बना रखे थे, मजबूरन उसको उसके पक्ष में बयान देना पड़ा। हमने अभी तक जितनी पीड़िता से बात की, उन सबने ये बात स्वीकार की कि उनको ब्लैकमेल किया गया। शुरू में तो लंबे चौड़े वादे किए, शुरू में दिखाया कि वो कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम में पागल हैं, लेकिन बाद में वीडियो बनाकर उनको कैसे ब्लैकमेल किया गया। यही सारे ज्यादातर किस्से हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, मेघना हमारे साथ जुड़ी है। मेघना जी, कल भी आपने अपनी सारी बातें बताई थी। कल 3 पीड़िता थी, हम केवल आपकी बात ही सुन पाए। आज हम उपाय की दिशा में जाना चाह रहे हैं। हमारे साथ 2 ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्ष जमीन पर इसको लेकर काम करते हैं। आपको शायद ऐसे लोग अभी तक ना मिले हो, लेकिन मिलेंगे, क्योंकि अभी हमने तय किया है कि लव जिहाद के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धाओं को हिंदुस्तान के सामने लाए, परिचय दे, प्रतिष्ठा दे, उनको हीरो की तरह प्रस्तुत करे, ताकि हर गली मोहल्ले में ऐसा कोई ना कोई योद्धा रहे जो लव जिहादी की वही टांग तोड़ने की क्षमता रखता हो। मेघना, आप अपनी व्यथा कल बता चुकी है, आज आप क्या कहना चाहेगी? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश का जो कानून है वो भी कुछ सही नहीं है। जैसे मेरे वाले केस में मुझे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी थी। मेन परेशानियां मुझे पुलिस की वजह से झेलनी पड़ी थी। पुलिस ना तो जो महिलाएं जो इस ऐसी परेशानी से गुजरती हैं, पुलिस मेन उनका साथ नहीं देती है, जो कानून है वो ही उनका साथ नहीं देता। तो इसलिए कुछ लड़कियां आगे बढ़ के इसलिए नहीं बढ़ना चाहती है क्योंकि उन्हें पता है कि कानून उनका साथ नहीं देगा। और उस जो मोहम्मदन होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, जो हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं, बल्कि पुलिस उनके प्रोटेक्शन में खड़ी होती है, पुलिस उनका सपोर्ट करती है, पुलिस हम जैसी लड़कियों का साथ नहीं देती। मेरे वाले केस में यही प्रॉब्लम हुई थी कि बहुत टाइम तक मैं ये सोच रही थी कि पुलिस वाले मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, पुलिस विभाग या कानून मेरा साथ देगा नहीं देगा। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि ये मोमडन है, ये मुसलमान है, कानून आपका साथ नहीं देगा। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके आगे बढ़ के उसकी एफआईआर दर्ज कराई, और एफआईआर दर्ज कराने के बाद मैंने यही देखा कि सबसे ज्यादा तो मुझे जो अपना कानून है, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। उनसे कैसे डील करना है हमारे साथ जूनियर भगत सिंह है, वो भी बताएंगे। फिर कोर्ट में कैसे डील करना है ये पूनम जी बताएंगी। भगत सिंह, जो ये कह रही है, इनका कहना है कि पुलिस ने इनको, और हर जितनी भी पीड़िता से मैंने बात की, पुलिस वाले ऐसी घटनाओं को बिल्कुल लाइटली लेते हैं। तो आप कैसे पुलिस से काम करवा लेते हैं? जी, मेरी कोशिश रहती है कि लड़की जब पीड़ित होती है, अगर लड़की हम बरामद कर लेते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि लड़की का 161 का जो बयान होता है, जो पुलिस अपने दबाव में थाने में बुला के कराने की कोशिश करती है, हम उस 161 के बयान को कभी भी पुलिस के माध्यम से नहीं कराते। कोर्ट के अंदर ही जब लड़की पहुंचती है 164 के बयान के लिए, उससे कोर्ट के अंदर ही बयान कराने का प्रयास करते हैं, जिससे लड़की का मनोबल बना रहे। जब लड़की पुलिस के अंडर में चली जाती है, तो उसे लड़की के जो जिहादी के माँ बाप हैं, उस लड़की पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, धमकियां देते हैं, कुछ वीडियो फोटो दिखाते हैं, और पुलिस वालों को कुछ पैसे देते हैं, और पैसे के लालच में कुछ अधिकारी हमारे मिसगाइड हो जाते हैं और अपनी ही बहन की अपहरण का लाइसेंस उन गुंडों को दे देते हैं। और ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही डेंजर बात है। मैं ऐसे पुलिस वालों का मतलब घोर निंदा करता हूं, उनका विरोध करता हूं। ऐसे लोगों को अपनी इस एक्टिविटी से बाज आ जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले कल में एक हल्ला बोल अभियान चला के जो भी हिंदू बहन बेटी को परेशान करने वाले लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो नेता है, चाहे मुल्ला है, मौलवी हैं, हल्ला बोल अभियान के अंतर्गत उनको बेनकाब करेंगे, नंगा करेंगे, उनका मुंह काला करेंगे हम। उनके पास पैसा है, बजट है, अधिकारी को खरीदेंगे, सब तंत्र को खरीदेंगे,
ऐसे में फिर पुलिस से काम तो होगा ही नहीं, फिर कैसे होगा? नहीं, कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट से आदेश आता है, सुप्रीम, जब तक आप हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन लेके नहीं आते तब तक पुलिस आपको कोई सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए मैं कहता हूं जब भी हमारी, तो वो कोर्ट से कैसे लाया जाए? पूनम जी, कैसे आप कोर्ट से ये आदेश लाती है? देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा है, मेघना जी ने कहा है, बिल्कुल सत्य। कभी कभी हम भी अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं, लेकिन एक प्राइवेट अधिवक्ता जिस कोर्ट केस में अपीयर होता है उसी में कार्य कर सकता है। और यदि प्राइवेट अधिवक्ता संस्कारवान है परिवार से, तो उस डिग्री को सिर्फ मनी के लिए यूज नहीं करता, एक एडवाइस के अकॉर्डिंग, इंसानियत के नाते भी एडवाइस देता है या जो भी कुछ करता है। तो उसमें एक चीज है कि कोर्ट से इसलिए इस तरह से ले जाए, ये जरूर है कि जो पुलिस है उस समय साथ नहीं देती। उसका दो कारण होते हैं। एक तो ये हो जाता है कि लव जिहादी जब लड़की को अपने साथ ले जाता है तो उसकी हैंड राइटिंग से एक लेटर लिखवा के देता है, मैं अपनी इच्छा से गई हूँ। तो पुलिस वाले और उसके परिवार वाले मान लेते हैं कि लड़की अपनी इच्छा से गई है, जबकि ये नहीं है। वो भूल जाते हैं कि वो किसी के दबाव में है। और दूसरा है तो वो लेटर भी फर्जी होता है और पुलिस वाले उसकी आड़ में अपनी मतलब ढिलाई कार्य में वो कर देते हैं। और दूसरी बात भ्रष्ट पुलिस वाले, और दूसरा बात भ्रष्ट एडवोकेट, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि हमारी भी माताएं बहनें हैं, तो इस वाले क्षेत्र में कार्य करने के पश्चात भी तो वो उस तरह से जो क्लाइंट का पेन होता है, लड़की के पेरेंट्स का पेन होता है, उसे ना समझ करके एक मनी माइंड के अकॉर्डिंग करके कार्य करते हैं उसमें, तो वो लड़की का पेन नहीं समझते हैं और वो उसी तरीके से चलते हैं। लेकिन जो अच्छे अधिवक्ता हैं और अच्छे पुलिस वाले हैं, वो प्रॉपर तरीके से कानूनी कार्रवाई भी करते हैं और अच्छे अधिवक्ता भी कार्य करते हैं। अच्छे पुलिस वाले भी मिलते हैं? हाँ, अच्छे मिलते हैं। अच्छे पुलिस वाले ऐसे पुलिस वाले हैं जो रिश्वत के नाम पे कुछ नहीं और बिल्कुल तन मन धन समर्पित करके और गोलियां खाकर ये संख्या पिछले दिनों में बढ़ी है। हाँ, पिछले दिनों में बढ़ी है। और ये भी बात है कि जो हम वकील लोग कार्य करते हैं, देखिए सर, मैं बताती हूँ, जो हमारे यहाँ केस डायरी एक बनाई जाती है, 4 सीट केस डायरी पूरी जाती है, उसमें जो अच्छा पुलिस वाला होता है, अक्सर यदि वो सीडी केस डायरी काटता भी है और उस पर ऊपर एसएसपी का दबाव, राजनेता का, तो उसके जो संस्कार होते हैं कहीं कोने में उसका संस्कार झलकता है और उसी के आदेश के अनुसार फिर हम हाईकोर्ट से स्टे और ये सब चीज लेके आते हैं। अच्छी पुलिस, अच्छे लोगों पे तो पृथ्वी टिकी हुई है। जैसे सर चैनल में आप हैं हिंदू माइंडेड, ऐसे अच्छे पुलिस वाले हैं, अच्छे अधिवक्ता भी हैं। तो एक तो यूपी बार काउंसिल से इंडिया के सभी बार काउंसिल को चाहिए। एक बात में, जैसे मेघना ने भी या ऐसे पीड़िता ने भी कहा, कई वकीलों ने भी कहा, अगर किसी कोर्ट में कोई लव जिहाद की पीड़िता जाती है, वो हिंदू है, और जब वो कोर्ट में जाती है तो उसको हिंदू वकील भी मिल जाता है। लेकिन यही केस जब उल्टी हो जाती है और लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, तो उसको मुस्लिम वकील नहीं मिलता। कई हिंदू वकील भी डरते हैं ऐसी केस लेने से। ऐसा क्यों? देखो, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगी, मेरी डेफिनेशन अलग है। देखिए, लव जिहाद किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, हर लड़की के लिए है। लव, प्यार में, लव इन जिहाद, प्यार में धोखा, और कोई भी लड़की चाहे किसी भी बिरादरी कोई भी धोखा करे तो लव एंड जिहाद है। लेकिन फिलहाल लव एंड जिहाद की मुहिम और जो धोखा है थोड़ा मुस्लिम वर्ग ज्यादा कर रहा है। और यदि मुस्लिम वर्ग करता रहा तो हिंदू वर्ग करेगा, सिख भी करेगा, ईसाई भी करेगा, ये चल जाएगा। तो होगा तो धोखा लड़कियों के साथ ना, हम नारी जाति के साथ होगा। बात नहीं की मैंने कहा, शादी करने के लिए जब मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ शादी करना चाहती है तो वकील उसके साथ खड़े नहीं होते। मैं बता रहा हूँ उसका कारण क्या है। मुस्लिम लोगों की तरफ से पैसा पानी की तरह बहा जाता है। और एक चीज नोट कराऊं, पूरे भारत में जितनी हिंदू लड़कियां ये अपहरण करते हैं, 100 में से 99% वो ज्यादातर नाबालिग होती हैं। और हमारी हिंदू लड़कियों को ये पैसा खर्च करके, डॉक्टरों को खरीद करके, अपनी कागजी कार्रवाई से नाबालिग लड़कियों को ये बालिग बना देते हैं। मुस्लिम लड़की बालिग होती है 22, 23, 25 साल की, उसको पैसा देकर या मदरसे के सर्टिफिकेट दे, मदरसे का जो उसके माध्यम से ये नाबालिग बनाते हैं। और हमारे सैकड़ों हिंदू लोगों को जेल भेज चुके हैं। मैं खुद इन घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह हूं। ऐसे कई केस लड़ चुका हूं। ऐसे 2 केस में आपके चैनल में पिछली बार लेके भी आया था जब आपने कबूल। बिल्कुल, हमारे रुड़की के रिपोर्टर इसमें फंसे हुए हैं इस वक्त। इसी प्रकार की फर्जी केस उन पर लगी हुई है। मेरे पास भी बहुत सारी कोशिश की, मेरे को कई लड़कियां मेरे खिलाफ भेजी, उन्होंने ऐसा भी किया कि विजयकांत चौहान ने उनका रेप किया, ऐसे फर्जी बनाए। तो मैंने कहा अगर ये कहती है मैंने इनका रेप किया, मैं इनसे अभी शादी करूंगा, मेरे सामने रही है, एकदम भागी वहां से। जो निडर या दबंगता से काम करते लोग भाग दे कि कल फर्जी आरोप लगा के मनोबल तोड़ना। मनोबल टूटते ही आदमी घर बैठता है। ऐसे कई मैं लाखों भगत सिंह घर में बैठे हैं मनोबल टूटने की वजह से। हम पागल थे बचपन से ही। मैंने सोच लिया था कि मेरे पास ना एजुकेशन पावर है, ना मनी पावर, ना मैन पावर, ना फैमिली बैकग्राउंड, ना पॉलिटिकल पावर। मैं एक क्रांतिकारी बनूंगा जिसमें कोई कंपटीशन करने नहीं आता। ये केवल डायरेक्ट मौत का खेल है, आमने सामने मौत की टकराना, फायरिंग करना, गोलियां चलना, टकराना, बहुत कुछ ऐसा होता है जिसमें कोई भी आदमी कंपटीशन करता ही नहीं है। इसलिए कोई हमसे कंपटीशन करता है इस मामले में। हम तो चाहते कि ऐसा कंपटीशन हो, क्योंकि ऐसे लोग आए, ऐसा संघर्ष करे, तब बचने की संभावना ज्यादा रहती। हैदराबाद भी गया था जब ओवैसी बंधु ने कहा था
कि मैं 15 मिनट में आप पुलिस हटा दो पूरे देश के सारे हिंदुओं को मार दूंगा। 3 दिन तक ढूंढता रहा, लेकिन 3 दिन तो दुबई पड़े रहे उस समय, 3 दिन नजर नहीं आया। लाल चौक पे गया था, लाल चौक के विधायक ने कहा था कि हिंदुस्तान का कोई भी हिंदुस्तानी इस लाल चौक के तिरंगा नहीं लहरा सकता, तो संकल्प लेके गया था कि मैं लाल चौक पे तिरंगा लहरा के आऊंगा और लाइव टेलीकास्ट या किसी भी चैनल के सामने उसकी धुनाई करूंगा, अन्यथा मैं मुर्दा वापस आऊंगा, मेरी लाश वापस आएगी। आपके आशीर्वाद है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति धर्म कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए संकल्प करता है, उसके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रकृति बाधाएं दूर करती है और समस्त देवता मिलकर रास्ते में आती है। सच्चाई है, प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया है। नहीं तो लाल चौक का विधायक, लाल चौक उस दिन होना चाहिए था, वो अचानक प्रोटोकॉल तोड़ के, जहां अनुराग ठाकुर, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उस वीआईपी प्रोटोकॉल को तोड़ के अचानक कैसे आ गया वहां पे? ये भगवान ने तो भेजा, और उसी भगवान के भेजने के कारण हमारा संकल्प पूरा हुआ। मेरी बाइक आज भी जम्मू थाने बंद पड़ी है, उसमें मुकदमा दर्ज है। मैं अपना रूप बदल करके वहां से निकला, क्योंकि लोगों ने कहा था ये आपको आतंकवादी बना के मार देंगे, आपके कपड़े फाड़ देंगे, आपको गुंडा बना के मार देंगे, इतने मुकदमे लगा देंगे, आपकी हड्डी बचले तोड़ देंगे। मैं कह नहीं, हम इनके हाथ नहीं लगे। हमने आजाद को अपना आदर्श माना, जिसने कहा था दुश्मन की गोलियां का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे, आजाद ही रहेंगे, और संकल्प के साथ उनकी धुनाई करके अपने कपड़े बदल के निकले। आज भी आपके साथ सुरक्षित हैं। ये धर्म की बहुत बड़ी ताकत है। हमारे शास्त्रों में केवल भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करके भगवान को स्वयं देना पड़ता है। इसलिए भगवान ने हमेशा हमें पग पग अपनी आशीर्वाद देकर हमारी सुरक्षा की है। हमें लगता है कि सच्चाई की राह पे चलते हुए भगवान हमेशा अंग संग रहते हैं। बिल्कुल। मेघना के पास चलते। मेघना, आपको ऐसे कोई भगत सिंह या मदद करने वाले लोग अभी तक मिले या नहीं? सर, मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला और अभी तक तो कोई ऐसा मिला नहीं है, क्योंकि जो लोग मिले उन्होंने मतलब कि आश्वासन दिए मदद करने के, पर मेरी कोई मदद नहीं करी। और दूसरी बात यह है कि सर, जो मेरे हिंदू वकील थे, जो मेरे हिंदू एडवोकेट थे, उन्होंने ही मेरे साथ दगा किया। ओहो। क्योंकि मुझे वकील की कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले एक वकील थे रंजीत जी, उनको किया। उस वकील ने मेरे से समथिंग 10,000 भी ले लिए, और जिस दिन उस लड़की की फर्स्ट हियरिंग थी सेशन कोर्ट में, तो वकील शामिल नहीं हुआ और मेरे से डिमांड करने लगा कि मुझे और पैसे दो। मैंने कहा सर, मेरे पास और पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी? आप आइए कोर्ट में, फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट जमानत उसने अपनी लगाई है, तो वो नहीं आए। एक वकील और था, कमलकांत शर्मा। उस कमलकांत शर्मा ने सर मेरे साथ बहुत बड़ा दगा किया कि उसने उससे शाहरुख के वकील से पैसे खाके और उसको जमानत करवा दी। ये नया वर्जन पता चला है। पूनम जी, क्या क्या दिन आगे हैं? ये बात सही है सर, लेकिन सर मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी भी पोस्ट में, कोई भी इंडिया की कोई पोस्ट हो, सबसे पहले ये जो टेबल पे जब कोई पोस्ट होती है और उसमें आदमी काम करता है, चाहे आपका न्यूज चैनल हो, चाहे हमारा अधिवक्ता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डीएम हो, सीएम कोई भी हो, सीएम तक सर, पीएम तक भी, हर व्यक्ति के अंदर पोस्ट से पहले एक संस्कार होते हैं पारिवारिक, और वो संस्कार ही व्यक्तित्व में झलकते हैं, उसकी टेबल पर झलकते हैं। तो सर, जो जिस पोस्ट पर काम कर रहा है और जो ऐसा धोखा करता है, उसका पारिवारिक की फौज हिंदुस्तान में खड़ा करना जरूरी है। इस कार्यक्रम को जो भी वकील तालुका लेवल पर, जिला लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर देख रहे हैं, हमको संपर्क करिए। हम आप सब लोगों की एक सूची बनाना चाहते हैं, जैसे भगत सिंह ने अपने जिले के लिए सूची बनाई है। हम राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी सूची बनाना चाहते हैं जो एक भी रुपया लिए बगैर ऐसी पीड़िता की मदद करेगा। पुनः मेघना, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, ये दो लोग आपके सामने बैठे हैं, आप क्या इनसे प्रश्न पूछना चाहेंगी जो आपके केस में आपको अभी प्रश्न के रूप में आपके सामने खड़ा है? हाँ जी, मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरे जो वकील थे, जो एडवोकेट थे कपिल शर्मा, जो हाई कोर्ट पे किए गए थे, एक वकील कमलकांत जी थे, उन्होंने ही किए थे। मैंने एक ऑर्डर शीट निकलवाई जिसपे मतलब कि जो बहस होती है, ये बहस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी और मुझे वहां पे पेश नहीं किया गया, और उस लड़के को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। अब उसमें मैंने ये देखा है कि मेरे वकील ने मेरे लिए कोई बहस नहीं करी, इसी वजह से उस व्यक्ति को जमानत मिल गई। तो ऐसा वकील क्यों करते हैं? उनको ये समझ में क्यों नहीं आता कि मतलब कि हमारे साथ क्या हुआ है? ये तो जयचंदो की इस देश में कहाँ कमी है, जब ऐसे सारे कितने जगह पर लोग मिल रहे हैं, और ऐसे कार्यक्रमों में उनको नंगा करना जरूरी है। हम ऐसे लोगों पर भी कार्यक्रम करेंगे जो इस प्रकार का धोखा करके अपने ही लड़कियों को एक तरीके से शिकार बनाने में, खाई में ढकेल देते हैं। कुछ दर्शकों के पास भी हम चलेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। अभी कहा गया है कि कैसे लोग प्रेम की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब अपनी बनती है तो कहाँ आ जाते हैं।
महाराष्ट्र का एक ऐसा ही समाजवादी पार्टी का मुस्लिम नेता अबू आजमी। इसके साथ इंटरव्यू में मैंने पूछा कि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, प्रेम है, ये है, वो है। अबू आजमी के बेटे ने आयशा टाकिया नाम की अभिनेत्री से शादी की है। मैंने कहा कि आपका बेटा तो एक हिंदू से शादी करके लाया, लेकिन आप अपनी बेटी को किसी हिंदू को देंगे? तो उसने साफ मना किया। क्या कहा देखिए। मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की की शादी करके आता है तो अबू आजमी उसको एक मोटरसाइकिल देते हैं, घर बैठा के सजा के देते हैं। पसंद ही नहीं करते। सुन लो हमारी अपनी बात सुन लो। बहू भी आपने हिंदू की है? हम कभी नहीं, बहू हिंदू की है। हमने नहीं किया, हमारे बच्चे ने शादी अच्छा, आप बेटी अगर आपकी हिंदू के घर जाना चाहेगी तो स्वागत करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं स्वागत करूंगा, बिल्कुल रोकूंगा उसको, मना करूंगा उसको। बच्ची चलती है? नहीं, मैं तो आदमी को, मेरे बच्चों को मना करता हूँ किसी को कि अपने बच्चे ने शादी की ना, अपने समाज में बच्चे ने शादी की ना, सुनो, उसको आप विरोध नहीं कर रहे हैं? मैंने शादी नहीं, मेरे बच्चे ने खुद शादी की। और आपकी बच्ची अगर करना चाहती हिंदू से, मर्जी से, मैं मर्जी तो मैं अच्छे लड़के से, मैं तो मर्जी दूंगा ही नहीं, उसकी पहली बात है, मैं उस ख्याल का आदमी हूं। अच्छा, फिर भी कर दी? नहीं, कर ली तो मैं नाराज रहूंगा, इतना है ना। सुनिए ना, और क्या कर सकता हूँ? नहीं तो मार थोड़े सकता हूं। जाकिर तो कहता है कि देखिए भगत सिंह, ऐसे लोग बहुत मिलते होंगे। बहुत मिलते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में। मैंने खुद कई लगभग 200 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों की हिंदू से शादी कराई है, और मेरे पर गोलियां चली हैं कचहरी के अंदर से। मैं अपनी कस्टडी में सुरक्षित लेके गया, चारों तरफ मुल्ला उन्हें मरने और मारने को तैयार बैठे थे। बहुत सारे फोटो मैंने वीडियो दिए भी यहाँ पे को, और ऐसा संघर्ष करते वो पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा के आगे सब बोने हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे वकील गलत हैं। मैंने सैकड़ों मैटर में अपने हमने सारे नहीं कहा, हाँ, हम सारे किसी में नहीं कह रहे। मेरे साथ ईश्वर की बहुत कृपा है, लगभग सैकड़ों हजारों वकीलों ने मुझे मदद की। मेरे से आज तक कोई पैसा नहीं लिया। मेरे बार एक मैटर में मैं एक लड़की का पति बन के पेश हो गया। एक लड़की हिंदू थी, देवबंद की दीपिका जोली, उसको मुस्लिम लड़का भगा के ले गया। तो उस वक्त एक पूरे शहर की पंचायत हुई कि हिंदुओं के देश और धर्म की रक्षा के लिए अपनी दिल्ली से फिर वापस हार मुड़ गया। मैंने घोषणा की इस लड़की से, एफिडेविट दिया, पूरा घोषणा की, पूरे प्लानिंग के साथ किया। लेकिन हमारे हिंदू लोग उसमें डर गए। उस मैटर में पूरी कचहरी में आग लगी। जो मुस्लिम वकील थे, जो लव जिहादी को सपोर्ट करते, उनके पूरे चैम्बर को आग लगा के तहस नहस कर दिया। सारे हिंदू वकील एक तरफ, सारे मुस्लिम वकील एक तरफ, और आपके उस बच्चे को वो सफलता मिली। उस मैटर के बाद 1 साल तक सहारनपुर में कोई लव जिहाद नहीं हुआ। बहुत सारे लोग पिटे, बहुत सारे जिहादी गुंडों को चौराहे पर मतलब ठुकाई करेगी, उनको मुंह काला किया गया, उनके बाल काटे गए, उनको नंगा घुमाया गया। उसके 1 साल तक पूरे शहर में कोई लव जिहाद की घटना नहीं। उसके बाद लगातार हमारे अपने जातिवादी ये जो घटनाक्रम हमारे जैसे भीम आर्मी ऐसे बहुत सारे लोगों की द्वारा जातिवाद के कारण उन्होंने हमारी इस समस्या का, इस जातिवाद की फूट का फायदा उठाते हुए पुनः इस दलित लड़कियों का ज्यादा इसमें शोषण होता है, तो भीम आर्मी उसमें कुछ मदद करती है? कोई मदद नहीं करती। भीम आर्मी केवल उसी में चिल्लाती है जिसमें लड़का ठाकुर बनिया या पंजाबी या ब्राह्मण है, उसी में चिल्लाती है। वो भी एक योजनाबद्ध एजेंडे के साथ, जिसमें लाखों करोड़ रुपए उन्हें फंडिंग विदेशों से या मुस्लिम मदरसों के द्वारा दी जाती है। भीम आर्मी का जो संस्थापक है चंद्रशेखर रावण, वो खुद मेरा जूनियर रहा, मेरे साथ काम कर चुका है। पहले बजरंग दल में काम करता था, उसके बाद विद्यार्थी परिषद में काम किया है, उसके बाद LLB करने के बाद वो इस तरह के जातिवादी एजेंडे को चला के पूरे देश में हिंदुओं को तोड़ने का काम विदेशी पैसे के सहारे कर रहा है, और इतने जो मुल्ला मौलवी के इशारे में नाचते हुए कर रहा है। नहीं, लेकिन जब दलित लड़की हो, मुसलमान लड़का हो, तब वो क्या करता है? कुछ नहीं बोलता, उनको पूरा संरक्षण देता है, अपने मुंह पे ताला लगा लेता है, गायब हो जाता है, नजर नहीं आता कहीं। इस वक्त होता है मैं डॉन पूरे वर्ग का सबसे बड़ा राशिद हूं, कोई बात करके राजी नहीं है। चलिए, काफी दर्शक आप लोगों से बात करना चाहते हैं। मैं दर्शकों को आह्वान करता हूं, हमारे साथ 2 लोग हैं जो योद्धा के तौर पर काम करते हैं, और हमारे साथ एक पीड़िता भी है। आप तीनों को प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न, आपकी या जानकारी भी एडिशन आप दे सकते हैं, और इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद। बोलिए सर। मैं ये जूनियर भगत सिंह जो है, जूनियर भगत सिंह जो है, उनसे मैं थोड़ा सा एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या कहा आपने? ये जूनियर भगत सिंह जो दिखा रहे हैं सामने में, विजयकांत चौहान, हाँ, उनसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। पूछिए ना, इसलिए तो आपका कॉल जोड़ा है, जल्दी बोलिए। हाँ, तो मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, जो देहात हुए रहे हैं, इसमें से आखिर जो ऐसा अगर कांड अगर कहीं पे होगा तो मैं कहाँ पे फोन करूंगा? बिल्कुल, कहाँ से फोन करें, इनका प्रश्न है। आपका नंबर बताइए। आपका कोई नंबर है भगत सिंह जो आप टीवी से बता सकते हैं? भगत सिंह, मेरा 8859111113। ये नंबर आप रिपीट में भी देख लीजिए, कार्यक्रम के कमेंट में भी इसको दिखाया जाएगा। आगे चलते हैं। जिनका कनेक्शन अच्छा है कृपया वही कॉल करे। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, मैं सीता बोल रही हूँ, सीता जी का, महाराष्ट्र से, पुसद से। हाँ, आपने जो ये लव जिहाद का भी
पार्ट 9 है, अभी आपने दिखाया अबू आजमी का भी दिखाया कि उसकी वाइफ जो है ना वो भी हिंदू है, उसका नाम है तन्वी आजमी, जो हीरोइन काजल किरण की ना उसकी बहन है। वो बोल रहा था ना कि मैंने हिंदू लड़की नहीं, उसकी जो मिसेस है वो हिंदू है। और ये जो पीड़िता है, जितनी भी पीड़िता है, क्या उसका ऊंचा आवाज में बोलिए। हाँ हेलो, उन सब लड़कियों अगर वो भी अपने आप में एक आगे आए और कॉलेजों में स्कूलों में जाकर बच्चियों को या प्रोफेसर से मिलकर उनको बच्चियों को स्कूल में भी समझाए कि देखो आए, क्योंकि स्कूल के बच्चे ये बिल्कुल बिल्कुल भगत सिंह यही काम करते हैं, स्कूलों में जाते हैं। भगत सिंह आप स्कूलों में जाकर करते क्या है, या कोई स्कूल आपको अनुमति कैसे देता है? जी मेरे पर्सनल संबंध में बचपन से इसी लाइन में देशभक्ति के माध्यम से मैं बचपन से चर्चित रहा नहीं, लेकिन अगर अभी आपका कार्यक्रम देखकर कोई इस प्रकार का काम स्कूलों में कॉलेजों में जाके करना चाहता तो वो क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया सबसे पहले तो आप लिस्ट बनाइए अपने यहाँ कि जो आपके विचारों के समर्थक स्कूल हैं, पहले आप उन्हें चिन्हित कीजिए, वहां 5-6 कार्यक्रम अपनी एक्टिविटी से कीजिए। उस कार्यक्रम को देख के जो अन्य स्कूल है उससे प्रेरणा लेते हैं, उनके मन का जो भय डर है वो खत्म हो जाता है, फिर वो भी आपको अपने स्कूल में आने की अनुमति देते हैं, अपने कोचिंग सेंटर में आने की अनुमति देते हैं, और बड़े गर्व से वो चौकन्ने होते हैं और आपको पूरा अप्रिशिएट करते हैं, पूरा सम्मान देते हैं और बहुत खुशी महसूस करते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि अब तक कई लाखों बच्चों को मैं डायरेक्ट फेस टू फेस इस तरह समझा के उनको लव जिहाद का शिकार होने से बचा चुका हूं। और बहन बेटी मुझे राखी बांधती है, सैकड़ों हजारों की संख्या में मेरे पास पूरे देश में राखियां आती हैं, और कई हजारों हिंदू बहनों को मैंने बचाया। मैंने बता रहा, हैदराबाद मदरसे थे, केरल मदरसे थे, दिल्ली मुंबई के मदरसों से मुल्ला बन के नमाज पढ़ के मैं अपनी लड़कियों को निकाल के लाऊं। वो लड़कियां जिनके बारे में लोग कहते थे कि ये बददिमाग है, करेक्टरलेस है, ये छल कपट से नहीं अपनी मर्जी से गई, वो सब लड़कियां झूठ के एक पुरिंदा के एक शिकार होकर रह गई थी। उनको योजनाबद्ध तरीके से फर्जी लड़के के माध्यम पुलिस को गुमराह किया गया, उनके माँ बाप को गुमराह किया गया कि ये अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से नहीं गई, आपके घर के बाहर लड़की खड़ी है योजनाबद्ध। जैसे पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को उठा लिया जाता है, उसका निकाह कर दिया था, फिर माँ बाप को बताया था कि इसने निकाह कर लिया। ऐसे ही भारत में सरेआम दिन दहाड़े हो रहा है, कोई चिल्लाने वाला नहीं है। हमारे माँ बाप, हमारी पुलिस, हमारे नेता, हमारे संगठन इतने अपाहिज हो चुके हैं, अपनी बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए वो पुलिस का भरोसा कर रहे हैं। मैं नहीं करता, मैंने सैकड़ों को ठोक ठोक के ठीक किया, हमारे नाम से भी आज वो हजारों में दूर रहते हैं। चाहता हूं मेघना, आपका क्या अनुभव रहा जब आप लोगों से मदद मांगना चाह रही थी, तब क्या स्थिति रही? सर मेरी स्थिति ये थी कि दरअसल मैं जयपुर शहर से हूँ, पर जयपुर शहर में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जयपुर शहर में जहाँ सबसे ज्यादा माउंटेन्स यहाँ पे भी रहते हैं, पर मेरी यहाँ पे किसी ने कोई मदद नहीं करी, 1% भी मेरी कोई मदद नहीं हुई। मैंने खुद ने कम से कम 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चल के तो मैंने हर जगह जाके मैंने कलेक्टर को एप्लीकेशन दी, मैंने डीजीपी को एप्लीकेशन दी, मैंने ऐसा कोई सा अधिकारी नहीं था जिसको मैंने एप्लीकेशन नहीं दी। नहीं, आप सामाजिक संस्थाओं के पास, किसी संगठन के पास, किसी व्यक्ति के पास नहीं गए? सर मैं गई, या आप नहीं जानती थी ऐसे किसी को? सर मैं यहाँ पे सुमन शर्मा जो अध्यक्ष है यहाँ की, उनसे मैंने हेल्प ली, पर उन्होंने कोई खास हेल्प नहीं करी मेरी। और मैं यहाँ पे महिला आयोग गई, महिला आयोग ने मेरी कोई मदद नहीं करी। यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे मोटे नेता भी थे जो पार्षद वगैरह है, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस सरकार है, यहाँ माउंटेन्स को सपोर्ट करते हैं, इसलिए जयपुर में तो मेरी कोई हेल्प अब तक हुई नहीं है, ना आगे होगी। सरकार का क्या बदलने का फायदा या नुकसान होता है? मैं विजयकांत आपको बताना चाहूंगा, आपके कार्यकाल में तो तीनों सरकारें वहां पर आई है, बीएसपी, समाजवादी, अभी बीजेपी है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, और मेरे साथ तो पर्सनली थोड़ा उल्टा हो रहा है। हमारे जितने अन्य कार्यकर्ता काम करेंगे उनको तो वो संरक्षण मिलता है, लेकिन मेरे को अपनी सरकार में इतना संरक्षण नहीं मिला। लेकिन जो पूर्व में हमने जो संघर्ष किया, उन संघर्षों की गूंज की वजह से वर्तमान में जो अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी के द्वारा बताए जाने के बाद हमें वो अपने आप अपनी स्वयं की प्रेरणा से पूरा सहयोग करते हैं, इसलिए कि ये व्यक्ति नेचुरल काम करता है, निस्वार्थ काम करता है, और धर्म की रक्षा के लिए, गोमाता की रक्षा के लिए सरकार की बदलने की क्या मतलब क्या उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह कि साइकोलॉजी की जो पहले अधिकारी उनके दबाव में रहते थे, अब अगर हमें लगता है कि कोई अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहा है, 100 में से 99% हमारी पर्सनल बात तो मानते, बाकी अन्य संगठनों की बात नहीं मानते वो, लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारी कोई बात मानने से इनकार कर रहा है या उसमें हल्का सा किसी तरह का दबाव है, तो हम तुरंत अपने और अन्य माध्यम से उसे हिंदी में समझाने का प्रयास करता है कि आप अगर इस काम को नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, आपको यहाँ से भागना पड़ेगा, या तो अन्यथा सरकार भगाएगी तो हम आपको भगा देंगे, हम आपको यहाँ से चैन से रहने देंगे। ऐसी परिस्थिति के सामने पैदा कर देता है कि उनको काम करना उनकी मजबूरी होती है, और हमारे सारे काम लीगल होते हैं, हम लीगल काम करते ही नहीं है। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। आप ये देश के लिए जगाने का काम कर रहे हो, मैं आपको सलूट करता हूं सर। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका?
सर आप ये लव जिहाद के ऊपर ये प्रोग्राम कर रहे हो, मैं उसके लिए आपको सलूट करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। हमारा आपको सैल्यूट है कि आप बाकी इतने तमाशा चैनल छोड़कर एक मिशन के चैनल को देख रहे, इसलिए आपको भी सैल्यूट। बोलिए क्या प्रश्न है आपका? हेलो, हाँ बोलिए। वो बताना चाह रहा थोड़ा सा। हाँ बोलिए ना। ये जो आपका चैनल है सुदर्शन, हाँ अच्छा चैनल है आपका, और इसमें जो दलित भाई है, हाँ, उनको इतना डाउन क्यों दिखाते हो, जबकि दलित जो है हिंदू वर्ग में है, हिंदू वर्ग सब एक वर्ग है। नहीं किसने दिखाया? नहीं ऐसे दिखाया जा रहा। नहीं किसने? दलित हिंदू है। हाँ तो इसमें कौन प्रश्न पूछता है ऐसा? और हिंदू जो है वो हिंदू है, वो चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस प्रकार की भावना फैलाने वाले जो चैनल है, जो दलितों को अलग दिखाते हैं, ये पूर्णतः षड्यंत्र है। दलित के बगैर हिंदू धर्म ही अधूरा है। ये पूर्ण व्यवस्था, इसमें दलित नाम की कोई चीज नहीं थी, इसको बड़े ही तरीके से थोपा गया है। और हमारे ही अपने भाइयों को, जो कि प्रोफेशन के आधार पर अलग अलग काम करते थे, उनको हमसे तोड़ने का षड्यंत्र है। और इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो दलित इस शब्द को हिंदू से इतर बोलता हो। अगले कॉलर। जय हिंद। कानपुर से दलित स्वामी आश्रम बोल रहा हूँ। बोलिए। ये जूनियर भगत सिंह जी का व्हाट्सएप नंबर और कार्ड नंबर मुझे मिल जाए तो मैं एचपी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद डॉक्टर प्रभु भाई, बिल्कुल मैं कहूंगा कंट्रोल रूम को कि भगत सिंह का जो नंबर है उनके नाम के साथ अगर चलाया जाए तो उसका भी लोगों को उपयोग होगा। ये उत्तर प्रदेश, या आपको कौन से लोग फोन करें, उत्तर प्रदेश या कहीं बाहर के भी कर सकते हैं? भगत सिंह एडवाइस के लिए कहीं से संपर्क कर सकते हैं? एडवाइस के लिए कैसे भी कर सकते हैं, जहां भी कहेंगे वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे, या समन्वय किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं पब्लिक को याद दिलाना चाहता हूँ। एक्चुअली आज का जो बिंदास पोल के साथ मेरा कोई लिंक नहीं है, बड़े कोशिश के बाद मुझे आपका कांटेक्ट मिला है। मैं पब्लिक को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ सर। हाँ। कि आज से मैं 10 साल पहले देखता था कि मैं हर जगह घूमने का काम करता हूँ, तो ये 10 साल पहले मैं देखता था कि कहीं कोई एक चोर मिल जाए तो पब्लिक उसे इतना मारती थी कि वो फिर पुलिस आने के बाद कोई केस नहीं बनता था, पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं करती थी, और सीधा वो बेचारा हॉस्पिटल जाता था, और हॉस्पिटल जाने के बाद अल्लाह को प्यारा हो जाता था। तो ये सिस्टम कहाँ चली गई मेरी समझ में नहीं आता है। आजकल कोई लड़की को सरेआम छेड़ भी लेता है, गोली मार के चला जाता है। बिल्कुल, क्योंकि कानून का भय नहीं है, क्योंकि डर नहीं है, क्योंकि सरकारें इन चीजों को गंभीरता से लेते नहीं है। इसलिए सुदर्शन की मांग है, इस देश में एक ऐसा सख्त कानून लाया जाए जो कानून 1 महीने के अंदर सुनवाई करे और कोई उसके बाद अपील, पुनर्विचार याचिका या दया याचिका की संभावना खत्म किया जाए। 31वें दिन उसको फांसी दी जाए। और खास करके निकिता तोमर के मामले में अगर मैं कहूं तो यह साक्षात सीसीटीवी का फुटेज है। अभी भी चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं हुई है? अगर चार्जशीट दाखिल करने में देरी का कारण क्या है, सरकार बताइए। सीसीटीवी में दिखने वाले सबूतों के बावजूद अगर हमारी न्यायपालिका, हमारी न्याय व्यवस्था या न्याय के पुस्तक आड़े आ रहे हैं ऐसे लव जिहादी को फांसी देने में, तो ऐसे पुस्तकों को आग लगा देनी चाहिए। भगत सिंह के पास चलता। भगत सिंह जी, बहुत से लोग कानून के बहाने बताते होंगे, कानून का बहाना बनाकर आड़े आते होंगे, इसको गति ना मिले ये चाहते होंगे, तो गति कैसे दी जाए? मैं देश भर की जनता से अपील करता हूं कि सबसे पहले तुरंत आप हर रोज अपनी बेटी को सुदर्शन चैनल और जितने भी हिंदूवादी चैनल अवश्य दिखाएं। अपने घर में न्यूज़पेपर अवश्य लगाएं, और जितने भी घर में ये सीरियल चलते हैं, सास भी कभी बहू दी, सब चैनल बंद करा दें। इनकी वजह से हमारी बहन बेटियों के दिमाग खराब हो रहे हैं। जब तक हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद से संबंधित रोज की जानकारियां नहीं मिलेंगी, अखबारों में सैकड़ों घटनाएं रोज आ रही हैं। अभी आपको जानकारी होगी, लुधियाना के अंदर एक लड़की को मुसलमान लड़का मेरठ दोराला का भगा के लिया, उसके 25 लाख रुपए जेवर भी लेके आ गया, और वहां पे लाने के बाद उसका गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उसके हाथ काट दिए, उसकी गर्दन काट दी, वो कहीं और फेंक दी। 1 साल के बाद उस डेड बॉडी के अंदर कुत्ता उसकी हड्डियां लेके बाहर निकला, तो लोकल पुलिस ने इंक्वायरी करी तो पता चला कि यहाँ आसपास कोई लड़की गायब नहीं है। पूरी पुलिस परेशान रही, तो वहां के एसएसपी ने दिमाग से काम लिया और पता लगा कि इस गांव के लड़के कहां बाहर काम करने जाते हैं। तो वहां इंक्वायरी हुई और कहां जहां ये लड़के काम करने जाते हैं
वहां कोई लड़की गायब है या नहीं है। तो पता लगा लुधियाना से एक लड़की गायब है, इतनी तारीख को गायब हुई थी, इतने लाख रुपए जीवन लेके घर से निकली थी, और वो मुसलमान लड़का लड़की को मारने के बाद उसका फोन नंबर, उसकी आईडी, उसकी फेसबुक रोज इस्तेमाल कर रहा था, उसके माँ बाप को गुमराह कर रहा था कि लड़की जिंदा है, और लड़की बनकर उनसे बात करता था। इतना बड़ा षड्यंत्र इस देश के अंदर हमारी बहन बेटी साथ हो रहा है। लड़की को मार दिया, उसके हाथ काट दिए, उसकी गर्दन काट दी, उसका 25 लाख रुपए हटक गया, जेवर भी हटक गया। उसके बाद उसके माँ बाप को फोन पे और फेसबुक आईडी से विश्वास दिला रहा कि वो जिंदा है, मेरे साथ है, खुश है। माँ बाप ये षड्यंत्र के लिए ही तो जगाने के लिए आपके सामने हम आए। मैं मेघना के पास कार्यक्रम के आखिर में पुनः चलूंगा। मेघना, आप क्या मदद चाहती है इस वक्त? आपको क्या मदद मिले? आपकी उपजीविका की क्या सुविधा है? सर, मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगी कि आप जितने भी हिंदू हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके घर में छोटी बच्चियां हैं या जैसे भी हैं, वो अपनी बच्चियों को बचपन से ये बताएं कि मुसलमान कैसे होते हैं, और मतलब कि उन बच्चियों को पता होना चाहिए कि अगर वो बड़ी होती है, कोई मॉडर्न लड़का उनको प्रपोज करता है, प्यार के चक्कर में फंसाना चाहता है, तो उनको मतलब कि बचपन से ही उन बच्चियों को पेरेंट्स समझाएं कि आपको ऐसे व्यक्ति के चक्कर में नहीं आना है, और मोमडन ऐसे होते हैं, इस तरीके से फंसाते हैं। अगर आपको कोई मोमडन लड़का प्रपोज करता है तो आप मुझे बताएं बेटा। इस तरीके से पेरेंट्स को मतलब कि बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जो मुझे बिल्कुल, ये तो सबके लिए हुआ। आपके लिए क्या किया जाए? सर, मेरे लिए हो रहा है कि जयपुर में मेरी कोई मदद नहीं हो रही है। आपकी मदद होगी। हमने वहां के सामाजिक संगठन से बात की है, आपको संपर्क किया जाएगा, आपको वकील भी दिया जाएगा, आपको फिजिकल सुरक्षा देने की हमने व्यवस्था की है, और आपके साथ अगर जिहादी कुछ करने की जरूरत करे तो आप चिंता मत करिए, उसको उसी जगह पर, स्पॉट पर न्याय किया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े। हाँ, भगत सिंह, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं? हाँ, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत भारत के अंदर धर्मांतरण पर बैन लगाया जाए, और भारत की प्रत्येक लड़की को कंपलसरी कानून बना के ये अनिवार्य रूप से बाध्य किया जाएगा। उसके साथ 1 साल की उसकी फौजी ट्रेनिंग होगी, फौजी ट्रेनिंग के बाद उसकी मैरिज होगी, फौजी ट्रेनिंग के बाद उसका अगला जीवन शुरू होगा। ये कंपलसरी कानून वो तो हर हिंदुस्तानी के लिए हम हमेशा मांग करते हैं। और चलिए, स्पेशल आप जयपुर के जो या पूरे हिंदुस्तान के जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके जानने वाले वकील अगर कोई है, या लव जिहाद जैसी समस्या पे कोई वॉलंटियर बनना चाहता है, अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, क्लासेस में जाकर इस विषय पर जानकारी देना चाहता है, तो हम ऐसे लोगों का समन्वय करने का एक नया तंत्र जल्दी ही विकसित करके आपके सामने लेकर आने वाले हैं। और वो तंत्र राष्ट्रीय स्तर पर होगा, आईटी का, उसमें पूर्णतः एक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। और लव जिहाद पीड़िता जो इस वक्त बेरोजगार है और उनको लगता है कि इस काम में वॉलंटियर के तौर पर वो समय देकर बाकी लड़कियों का जीवन बचा सकती है, तो हम अपने ट्रस्ट की तरफ से उनको मासिक सैलरी भी देंगे, उनका घूमने की व्यवस्था करेंगे। वो जो खुद पीड़िता है, वो अगर स्कूलों में, कॉलेजों में, क्लासेस में जाकर ये बताएं तो उसका असर ज्यादा होगा। मैं ऐसे सारे लोगों को आह्वान करता हूं कि वो इस मिशन में आगे आए। मैं आप तीनों का आभारी हूं कि आपने समय निकाला, आज के कार्यक्रम में बैठे बड़ी संख्या में। हाँ, भगत सिंह, कविता। देश की जनता से आह्वान करता हूं कि कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे? कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे? इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे? अरे रोज कहते हो कल लव जिहादी गुंडों से लड़ेंगे, अरे कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे? कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे? अरे जिंदगी को मौत की सौगात बना रहा हूं, इन लव जिहादी गुंडों की मौत का सामान जुटा रहा हूं। इन लव जिहादी गुंडों से डरकर जीना महा दुष्कर्म है। इन अधर्मियों का, इन पापियों का, इन लव जिहादियों का सर्वनाश करना हम हिंदुओं का परम धर्म है, परम धर्म है। अरे बुलंद करो वंदे मातरम की आवाज, ना पड़ सके कानों में ये जिहादी, लव जिहादी आवाज। हिंदुस्तान को बना दिया इन्होंने कब्रिस्तान, अरे कर दो इनको इसी में दफन, तभी होगा पूरा ये भारत माता का हवन, तभी होगा पूरा ये भारत माता का हवन। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, धन्यवाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं आप सभी तीनों अतिथियों का और तमाम जो कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आपके सामने इसी मुद्दे पर और अपडेट लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।
वोट देंगे, लेकिन राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाला को नहीं, राम जन्मभूमि का रास्ता खोलने वाला को। ऐसे ही अटका बटका काम निपटता रहेगा। भाजपा है तो भरोसा है।